जय हिंद। क्योंकि हम जहां पर बैठे हुए हैं वो बिहार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है, और इस वक्त मेरे सामने एक ऐसे तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम सिर्फ आ जाए और यहां पर अपराधी थर थर कांपने लगते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरीके से जो बदलाव और आपकी जो छवि रही है उसने किस तरीके से अपराध के ग्राफ को कम किया, ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। देखिए, बात बिहार की हो या कहीं की भी हो, इसमें यदि पुलिस की भूमिका, सरकार की भूमिका निष्पक्ष हो और समाज के हित में हो तो परिवर्तन सकारात्मक स्वतः होता है। इसमें यदि क्षेत्र की जो मूल अस्मिता है उसके भाव भी जग जाए तो परिवर्तन कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना हम नहीं कर पाते। बिहार को जैसा मैं देखता हूं, मेरी पोस्टिंग बिहार में पहली बार 2004 के अंत में हुई। अब 2025 में हम लोग बात कर रहे हैं। उस समय किडनैपिंग्स बहुत अधिक संख्या में होती थी। पटना का मैं सिटी एसपी भी रहा हूं। इसके बाद बगहा गया था जो किडनैपिंग्स के लिए बहुत ही उस समय बदनाम था। उसी प्रकार रोहतास में रहा। तो अनेक क्षेत्रों को मैंने देखा जिसके नाम लेने पर ही उस समय के वातावरण को आप आज भी स्मरण कर सकते हैं। लेकिन परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले पुलिस की भूमिका निष्पक्ष थी, नहीं किसी से आसक्ति, नहीं किसी से द्वेष। और खुलकर जब पुलिस ने काम किया तो दो उदाहरण मैं बगहा और रोहतास के मैं दे सकता हूं। जैसे बगहा जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो यहीं पटना से मैं गया था। 4 किसानों की हत्या हो गई थी और पब्लिक में पुलिस के विरुद्ध एक आक्रोश था। पुलिस का घेराव हुआ और पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए थे। जब मैं गया था, पटना में बहुत किडनैपिंग्स हुआ करती थी और एक किडनैपिंग भी यदि हो जाए तो सिटी एसपी की नींद तो गई जब तक व्यक्ति मिले नहीं। मीडिया का दबाव रहता था, सरकार का रहता था। बगहा जब गया तो 1 सप्ताह के बाद स्थितियां थोड़ी सामान्य हुई, लेकिन तभी 2 लोग किडनैप हो गए। और जब किडनैप हुए तो उसी परिस्थिति में पटना से गया हुआ व्यक्ति सोचता कि अब तो नींद गई। लेकिन जब मैंने पुलिस मुख्यालय को बताया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम बगहा में हो, चिंता की बात नहीं है, यहाँ पर ये बातें आम है, बहुत लंबे समय से चल रही हैं। तो मेरा मन बड़ा विचलित हुआ। बचपन से एक भाव था कि बिहार में परिवर्तन लाना है। यदि मुझसे कह दिया जाए कि तुम रुक जाओ, आराम से रहो, तो ये तो मेरी प्रवृत्ति है नहीं। तो बगहा को मैंने समझने का प्रयास किया। जो समझने का प्रयास किया तो मैंने यही पाया, अपराध की लंबी परंपरा थी। अंग्रेजों ने भी लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। मीडिया मिनी चंबल कहती थी और लोगों के मन में एक भाव था कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि रही है और लोग याद कराते थे कि याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे लगी कि इस सोच को बदलना होगा। और तब 3 प्रकार के प्रयोग हम लोगों ने किए। पहला तो ये किया कि आर्थिक रीढ़ पर हम लोगों ने हमला किया। करीब 320 एकड़ गन्ना लगता था, उसको पुलिस ने जब्त किया। गन्ना कटवाया गया, मिल में जमा हुआ और राशि सरकार के खजाने में गई। 2006-07 में करीब 25 लाख से अधिक राशि सरकार के पास गई जो डकैतों के पास जाती है। उसी प्रकार ऑपरेशंस दियारे में बहुत हुए, कुछ मारे भी गए मुठभेड़ों में। लेकिन बगहा में पहले भी बहुत ऑपरेशंस हुए थे, व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, इस प्रकार के अभियान चले थे। जो सबसे बड़ा प्रयोग हम लोगों ने किया, लोगों से जुड़ने लगे, संवाद करने लगे और गांव-गांव में जाकर अपराधियों के परिवारों से मिलकर हम कहने लगे कि रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो क्षेत्र किस वाल्मीकि को जानता है। चंपारण परिवर्तन की भूमि है। याद कीजिए, कभी महात्मा बुद्ध भी इससे पहले यहां पर राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में आए थे, उन्होंने वस्त्र त्याग किए, उनकी नई यात्रा प्रारंभ हुई। हमने महात्मा गांधी का स्मरण किया कि याद कीजिए, कभी बैरिस्टर बनकर दक्षिण अफ्रीका से यहां पर आए थे और सत्याग्रह का प्रारंभ यहीं से हुआ। तो एक भूमि जिसका उद्देश्य, जिसकी दृष्टि परिवर्तन की रही हो, निश्चित आज भी एक परिवर्तन को खोज रही हो। तब इस प्रकार की जब बातें होने लगी जिसका हमने विश्वास नहीं किया था, 26 गिरोहों ने समर्पण किया पुलिस के समक्ष। उसमें बिहार के सबसे बड़े अपराधी भी थे। और जिस क्षेत्र में कभी किडनैपिंग 100-150 प्रति वर्ष हुआ करती थी, 2008 में संख्या 0 पर आ गई थी। गोली से नहीं, बोली से, लोगों से बात करने से। वाह। और ये तभी संभव हो पाता है, अपने समर्पण का ना, समर्पण का भाव सिर्फ गोली दिखाने से नहीं, बोली से भी होता है। ये दिखाया आपने। इसी का एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा। 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे, 6 में डीएसपी शहीद हुए थे, मुझ पर भी गोलियां चली। यहाँ पर पहला भाव यही था कि क्षेत्र को समझूं, लेकिन जब क्षेत्र को मैंने समझा तो मैंने यही पाया, बगहा से भी कठिन है। यदि केवल हम गोलियों के माध्यम से चलते रहे तो क्षेत्र नहीं बदलेगा। वहां पर आदिवासी समाज को हमने जब संपर्क किया तो सबके मन में एक भाव देखा। रोहतास किले से सब
बड़े गौरवान्वित अनुभव करते थे, कहते थे हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, उन्होंने ऐसे दुर्ग को तब स्थापित किया जब ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कभी पूर्वी भारत की राजधानी रही। इस प्रकार की बातों को जब हम लोगों ने अनुभव किया तो लगा समाज से यदि जुड़ेंगे तो यही आदिवासी समाज के पास वह कुंजी है जो इस क्षेत्र को परिवर्तित कर सकती है। और जब जुड़ने लगे, हमने आदिवासियों के साथ मिलकर सोन महोत्सव का आगाज किया, अनेक ऐसे कार्यक्रम किए जो उनके पूर्वजों की स्मृति में पुलिस के द्वारा आयोजित हुए, गांव-गांव में जाना, कंबल बांटना, और यहीं तक नहीं रुके। हमने कहना शुरू किया कि रोहतास किले को यदि याद करते हैं तो याद कीजिए आपके पूर्वजों का सामर्थ्य कैसा था। यह क्षेत्र पर्यटन का हब बन सकता है, बोधगया और काशी के बीच में एक बड़ा कॉरिडोर बन सकता है। और इसको यदि हमने प्राचीन संदर्भों में देखा तो आप अबुल फजल को पढ़ेंगे, यानी अकबरी में दिखता है कि सबसे रमणीक स्थल है, 200 से अधिक झरने हैं, किसी ने देखा नहीं था। और उस क्षेत्र में करीब 100 युवकों को जो आदिवासी थे उनको हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देनी शुरू की। टूरिज्म के बारे में जब लोग बात करते थे हंसते थे कि कैसे हो सकता है, यहाँ तो गोलियां चलती हैं। लेकिन मैंने यही कहा, तुम आज की सोचते हो, मैं 25 साल बाद की सोच रहा हूँ, चीजें बदलेंगी। बिल्कुल। और केवल एक साल में इस क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन आया कि हर गांव में लोगों ने आवाज उठानी शुरू की उग्रवादियों के विरुद्ध, और बाध्य कर दिया सभी उग्रवादियों को भी आत्मसमर्पण करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जनरली जब भी पुलिस बोला जाता है तो लोग अमूमन डरते हैं कि हम बातों को कैसे करें। वो जो संवाद का गैप होता है, कम्युनिकेशन जो गैप होता है, आपने कम से कम उस छवि को तोड़कर वो कम्युनिकेशन जो मेंटेन किया, उसका एक बड़ा प्रभाव दिखा। और मैं एक पर्सनल अनुभव यहाँ साझा करना चाहूंगी। आपने बगहा की बात की, मेरी शादी बगहा में हुई है, और मुझे याद है कि आज से 7-8 साल पहले जब मैंने कहा कि रात में हम लोग उधर से गुजर रहे थे, तब मैंने आपका नाम सुना था अपने परिवार वालों के माध्यम से कि आज के टाइम में अगर इतनी रात में इस एरिया से हम घूम रहे हैं तो उसके पीछे आपका एक बहुत बड़ा योगदान था। तो ये एक पर्सनल अनुभव मैंने साझा किया। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, क्योंकि आईआईटी से आईपीएस तक का जो सफर होता है, ये जो सोच होती है, देश सेवा, जन सेवा, समाज सेवा, ये कैसे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, और क्या वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसी को ही आपने आगे जिस तरीके से आप परिवर्तन लेकर आए, उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपने अपनी नींव के लिए, मजबूती के लिए माना प्रेरणा? जी बिल्कुल। मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूं, और मेरे पिताजी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जॉब किया करते थे। जन्म के तुरंत बाद गुवाहाटी रिफाइनरी में रहे। क्लास 2 से 8 तक मेरी पढ़ाई बरौनी में हुई। 9th में पिताजी की पोस्टिंग हो गई भोपाल। और जब भोपाल में गया था तो शुरू में बच्चों ने वहां बिहारी बोलना शुरू किया, तो एक हफ्ते तक तो समझ में नहीं आया, बिहार से हूं, बिहारी ही बोलेंगे। कुछ समय के बाद जब लगने लगा कि बिहारी बोलने की मंशा बड़ी गलत है, तो मन में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख लगा। उस समय टीवी पर आपको याद होगा, मैं बात कर रहा हूं 93 के आसपास की, चाणक्य सीरियल भी हम लोग देखते थे। और तब मैंने देखता था कि देखो इसी भूमि से कभी अखंड भारत का साम्राज्य बना। पास में सांची घूमने गए तो लोगों ने बताया कभी सम्राट अशोक यहीं भेजे गए थे। तो उससे मन बड़ा उद्वेलित होता जब बिहारी को मैंने देखा कि अपमान सूचक एक शब्द हो गया है, जिसको सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, बोला ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। और उस समय बिहार की स्थिति को जब देखता, जातीय हिंसा चल रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की यदि बात की जाए तो बड़ी विषम परिस्थिति के दृश्य दिखते थे। और मैं उस समय पढ़ रहा था, मन में एक संकल्प जगा कि अपने जीवन काल में उस बिहार को, जिसने प्राचीन काल में जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए, अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित किया, गणित और विज्ञान की उत्पत्ति जिस शून्य से हुई बिहार ने दिया, प्रथम गणराज्य दिया। तो एक भूमि है जो ज्ञान की भूमि रही, वेदांत की भूमि रही, शौर्य की भूमि रही, उद्यमिता की भूमि रही। यदि उस शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी, बचपन के मन में भाव जगता है ना बच्चे के मन में, तो वही लगा कि मेरी भूमिका होगी, तभी अपने जीवन को सार्थक मानेंगे। तब से यात्रा चल रही है। यानी अब कह सकते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, अब ये पूरी तरीके से सामने आ चुका है। उस समय 9th में थे, लगा क्या करना चाहिए, तो लगा आईआईटी चलते हैं, सबसे अच्छा कॉलेज है, वहां जाकर पढ़ेंगे तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, भाई सबसे अच्छे कॉलेज से आप आए हो। तो मैंने उस समय तैयारी शुरू की, पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली हो गई। 97 में मैंने परीक्षा दी, और जब परीक्षा दी पेपर लीक हो गया। और लीक का केंद्र यही बिहार था, पटना था। लीक एक नालंदा के रहने वाले व्यक्ति ने कराया था, सभी जानते हैं। और तब एक दूसरा झटका, कहते हैं ना ईश्वर आपको तैयार कर रहा होता है, दूसरा झटका लगा कि कहाँ कभी उपनिषदों की भूमि रही, विश्वविद्यालयों की भूमि रही, आज ऐसे शॉर्टकट्स। तो 2.5 महीने जब दोबारा परीक्षा हुई, उस बीच में मन प्रतिदिन
और दृढ़ होता गया कि कुछ परिवर्तन अपने जीवन काल में निश्चित करना है, बिहार को बदलना है। उसके बाद आगे IIT कानपुर, उस समय का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता था। फर्स्ट ईयर के बाद पिताजी की पोस्टिंग फिर हो गई बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी। घर जाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन घर से कहा गया कि अभी बेटा नहीं आना है, लगन का समय चल रहा है, पकड़ के शादी होती है। अब उसके बाद तो मतलब समझिए कि काटो तो खून नहीं, कि मन है घर जाने का, कहा जा रहा है घर नहीं जाना है। और उस समय IIT कानपुर में जब जबरदस्ती रहना पड़ा, ये सोचकर कि वहां परिस्थितियां ठीक नहीं, घूमते थे लाइब्रेरी में और घूमते घूमते चले गए बृहदारण्यक उपनिषद वाले सेक्शन पर। उपनिषदों को उठा के पढ़ने लगे तो मैंने देखा भूमि तो यही है, लोग यहीं के थे, लेकिन सोच कितनी बड़ी है, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखना। और तब मुझे लगा कि बिहार के परिवर्तन की कहानी भी इसी में छुपी है, क्योंकि बिहार ने जिस उत्थान को प्राचीन काल में देखा, उसका कारण उसकी दृष्टि थी। और तब मन में एक प्रकार से जब वेदांत को पढ़ते हैं तो हर स्वार्थ नष्ट हो जाता है, और तब लगता है कि भाई कुछ अपने जीवन काल में करो, जीवन को सार्थक करो। और मेरी नौकरी जर्मनी में भी लगी, एक बड़ी कंपनी में भी लगी, लेकिन मन था कि जीवन तो जी लेंगे कहीं भी जाकर, लेकिन यदि लौट कर बेगूसराय आए, बिहार आए और देखा कि परिस्थितियों में परिवर्तन है, तो मन तो कहेगा तुम सक्षम थे, कुछ कर सकते, तुमने क्यों नहीं किया। इसी भाव के साथ तब सिविल सेवा की मैंने तैयारी की, इस संकल्प को लेकर के जाऊंगा, ईमानदारी के साथ काम करूंगा और जो कर सकता हूं, जिस भूमिका में कर सकता हूं, यदि प्रतिदिन एक व्यक्ति के जीवन में भी कुछ सकारात्मक योगदान दे सका तो अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। वो परिवर्तन दिख भी रहा है, और कहते भी है ना कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सिर्फ शब्दों से नहीं परिलक्षित होनी चाहिए, उसे जीना चाहिए, जिसे आपने जिया। लेट्स इंस्पायर बिहार, इसकी बात करते हैं, क्योंकि जिस सोच का बीज आपने रखा, अब वो धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष बन रहा है, और ये वट वृक्ष बनने के लिए ही आपने लेट्स इंस्पायर बिहार इसकी संकल्पना, इस संकल्पना का जो मूल उद्देश्य है, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम आप आयोजित करा रहे हैं, और बतौर IPS ऑफिसर इस तरीके से कार्यक्रम करना, जोड़ना लोगों को, तो ये संकल्पना किस तरीके से आगे ले जा रहे हैं? देखिए, बचपन का संकल्प रहा है बिहार को बदलना है, एक विकसित बिहार को देखना है। 2021 में मेरी पोस्टिंग हो गई होम डिपार्टमेंट में। इससे पहले तक पुलिस में था, अचानक मैंने देखा कि होम में आ गया हूं, तो मुझे भी एक पल को लगा कि क्या करना है। पिछले लगभग 6 वर्षों से मैं पुलिस विभाग में नहीं हूं, तो मुझे लगा ईश्वर ने आपको चुना है, एक अवसर दिया है, और शनिवार रविवार का समय आपको, अब पुलिस में थे तो आपको पुलिसिंग करनी पड़ती थी, यहां पर फ्री है और मुख्यालय से अनुमति लेकर आप जा सकते हैं। तो मुझे ये सही समय है, ईश्वर ने दिया है, आप जो भाव को लेकर चल रहे हो इसको और लोगों तक आप पहुंचा सकते हो। इसके पहले भी जहां अवसर मिलता था, स्कूल में, कॉलेज में जाकर युवाओं को जागृत करने का प्रयास करता था, लेकिन इसके बाद एक संगठन के रूप में लोगों को जोड़ने का काम, ताकि लोग मिलें। क्योंकि एक व्यक्ति यदि बोलता रहे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा संगठन ऐसे लोगों का यदि बन जाए जो जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार कैसे आगे बढ़े, इसके लिए काम करें, इसके लिए चिंतन करें और कुछ प्रयास करें, तो निश्चित चीजें बदलेंगी। कितने युवा अभी तक जुड़ पाए हैं? अगर लाखों लोग जुड़े हैं, और यदि केवल डेटा की मैं बात करूं, व्हाट्सएप पे जितने लोग जुड़े हैं तो 2,55,000 से अधिक लोग जुड़े हैं, जिसमें 20,000 से अधिक महिलाएं आज डायरेक्टली इस अभियान के साथ जुड़कर योगदान कर रहे हैं। और क्या क्या आप लोगों का इस पूरे लेट्स इंस्पायर बिहार, आप किस तरीके से इसको आगे लेकर चलते हैं? क्या क्या खास, क्या विशेष करते हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से बगहा को मैंने बदलते देखा है, रोहतास को मैंने बदलते देखा है। उस समय लोग उसको असंभव मानते थे, परिवर्तन नहीं हो सकता। बिहार की यदि आज आप बात करें तो बिहार को भी लोग कहेंगे यहाँ बदलाव नहीं हो सकता, समाज जातियों में बटा है, बहुत सारी समस्याएं, सबसे पिछड़ा है, पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। लेकिन मैं इसको एक चुनौती के रूप में देखता हूं, और मुझे लगता है कि निश्चित चीजें बदलेंगी यदि बिहार की दृष्टि को हमने समझा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो बगहा और रोहतास की तो मैंने बात बताई, इतिहास से जुड़े। बिहार का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, और यदि उसकी एक दृष्टि हम देखें तो वेदांत की भूमि रही है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सिद्धांतों की भूमि तो रही ही है, उसके भी बहुत पहले वेदांत की भूमि रही। और वेदांत को यदि हम देखें, वेदांत क्यों कहा गया, तो वेदों में अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उपासना कर रहे हैं ईश्वर से, हम समाज के लिए, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर को अपने समीप भी बुला रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक मिस्ट्री भी है, रहस्य भी है कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। अपना अस्थिर सूक्त को देखें, हिरण्यगर्भ सूक्त को देखें, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न छूट जाता है। जब उपनिषदों में आते हैं, मिथिला में आते हैं, तो हम पाते हैं उस प्रश्न का उत्तर, जहां हम कहते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की बात आती है। अब सोचो, जिस व्यक्ति में या जिस समाज में भाव आ जाए, मुझ में भी ईश्वर का अंश है, इनमें भी ईश्वर का अंश है, पूर्णता लिए हुए है, तो पुनः ही तो ऐसा व्यक्ति किसी जाति संप्रदाय में सोचेगा ही नहीं। तो बिहार के इतिहास को यदि आप देखेंगे तो जातियां थीं,
लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें आज लड़ रहा है बिहार, तब रहता तो मगध में जहां हम लोग बैठे हैं, नंदवंश का उदय संभव ही नहीं था। ये बिहार की दृष्टि थी। आचार्य चाणक्य भी इस प्रकार के जातिवादी रहे होते तो चंद्रगुप्त को सोचने से पहले सोचते कि हम तो अपने जाति के युवक को लाएंगे। बिल्कुल, यानी नीति, नैतिकता और निष्ठा, ये तीनों समावेशी रूप से जब आप ले लेते हैं तो फिर एक बिहार बन जाता है, जिस तरीके से आपने जो उदाहरण दिया। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब हम बिहार में आप कह रहे हैं कि युवा, आप भी उस दौर से गुजरे, अभी आपने बातें रखी भी इस विषय पर, ब्रेन ड्रेन की बार बार बात चलती है, पलायन की बात बार बार चलती है। क्या आपके इस पूरे के पूरे मिशन के दौरान आपने ये पाया कि वाकई पलायन रुक गया है? युवा, बिहार का युवा बिहार में रहकर ही बिहार के माध्यम से देश की दिशा और दशा को तय करना चाहता है, निर्धारित करना चाहता है? देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा। अभी पिछले महीने भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने सभी स्टेट्स का डेटा शेयर किया है। इसमें केवल पर कैपिटा इनकम को यदि हम देखें, एक व्यक्ति एक महीने में कितना कमाता है, तो बिहार सबसे पीछे है। बिहार में एक व्यक्ति महीने में केवल 6,374 रुपए कमाता है, ऐसा 2024-25 का डेटा बताता है। जबकि दिल्ली में औसत 46,000 है, तेलंगाना कर्नाटक में 35,000 के आसपास है, हरियाणा और तमिलनाडु में भी लगभग 34,000 के आसपास है। महाराष्ट्र की, गुजरात की, केरल की बात करें तो 29,000 के आसपास है। उत्तराखंड, हिमाचल में 26,000 है, आंध्र प्रदेश में 25,000 है। बगल में बंगाल है, इसमें भी करीब 15,000 है। उत्तर प्रदेश, झारखंड 10,000 से अधिक है। बिहार केवल 6,000 है। अच्छी बात क्या है, बिहार बढ़ रहा है और बिहार की जो तीव्रता है देश में नंबर 2 है। 13.09% हमारा अभी करंट प्राइसेस पर ग्रोथ रेट है और 8.64 कांस्टेंट प्राइस पर है। इसको यदि गणित लगाएं और सोचें कि बिहार आगे कहां जाएगा, तो 15% का हमें ग्रोथ रेट चाहिए। 15% का ग्रोथ रेट अगर होगा तो भी 10 साल में हम कहां पहुंचेंगे, इसकी ओर हम देखें तो 5 साल बाद हम पहुंचेंगे 12,800, 10 साल बाद हम पहुंचेंगे करीब 26,000, जो वही दर है जहां पर आज बाकी राज्य हैं, वो तब तक काफी आगे होंगे। लेकिन बिहार की कहानी तब बदलेगी जब इन 10 सालों के बाद 2035 में फिर हम उसी गति से बढ़ते हैं, तो 2040 में हम 50,000 पार करेंगे और 45 में हम 1 लाख पार करेंगे और लगभग एट पार। डीप कैलकुलेशन आपने करके रखा है, यानी ये यही तो विजन 2047 का है। इसीलिए बिल्कुल आपने, यही मैं कह रही थी कि ये तभी संभव होता है जब उसको थॉरली आप पूरा एक्सप्लोर आपने किया और उसके बाद उस विजन को सामने रखा। हम लोगों ने एक विजन डॉक्यूमेंट अभी रिलीज किया है, कैसे हम पर कैपिटा इनकम एट पार लाएंगे, पलायन कैसे रुकेगा। यदि किसी व्यक्ति को बिहार में 6,000 कमाने का अवसर हो, दिल्ली जाने पर 46,000 कमाने का अवसर हो, तो निश्चित पलायन होगा। बिहार की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का एक ही मंत्र है, उद्यमिता। उद्यमिता के लिए आवश्यक है शिक्षा। हर व्यक्ति शिक्षित हो, स्किल्ड हो और बड़ी संख्या में एक स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम हमारे यहाँ बने, नए उद्योग लगे। अभी महेश जी बैठे हैं, महेश जी का उन्होंने बताया मिलेट्स में काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो अलग अलग और आज हमारे साथ इस सेशन में अभी कुछ ही देर में हमारे साथ उद्योग मंत्री भी होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि एमएसएमई और स्टार्टअप्स का जो एक इकोसिस्टम है, उनके माध्यम से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार बदल रहा है और आप जैसे, जब कहते हैं ना कि नींव मजबूत होती है तो इमारत बुलंद होती है, तो मैं आपको वो नींव ही मानूंगी। 20 सेकंड में अगर आप हमारे दर्शकों से और खासतौर से बिहार के युवाओं से कोई अपील करना चाहें। देखिए, बिहार बहुत तीव्रता के साथ बदल रहा है, लेकिन जहां हमें पहुंचना है बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए आवश्यक होगा हर व्यक्ति को जोड़ने की, समाज के हर अंग को इसमें अपना योगदान करने की और छोटी छोटी बातों जिसमें उलझते हैं, जाति, संप्रदाय, एक दूसरे से द्वेष, इससे ऊपर उठने की। तो यही मेरा आह्वान भी होगा और निश्चित रूप से हर व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है और विकसित भारत का स्वप्न तभी पूरा हो सकता है जब बिहार विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि सोच ही समाज में परिवर्तन लेकर आती हो और ये जो सोच है वो अपने आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, बहुत धन्यवाद।